गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो है बायोटेक्नोलॉजी के जो है एक नए सेशन में जिसमें हम बातें करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के एक नए सेशन में जो है हम मिल रहे हैं और इस पे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसका हिस्ट्री है और किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले एक बार फिर से मैं वर्ड बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ कि आप इसे शेयर और सब्सक्राइब करो। इसके अलावा वर्ड बायोलॉजी 95-learn.blogspot.com पे जो है जा सकते हो आप, जहाँ पे आपको ये वीडियोज़ अवेलेबल होंगे। इसके अलावा और भी जो है कुछ चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं। आप facebook.com/rajiv-ranjan157197 पे जा सकते हो, जो कि मेरा फेसबुक पेज है और ये वर्ड बायोलॉजी 95 के नाम से है। और इस पे आपको मेडिकल वीडियोज़, बायोलॉजिकल वीडियोज़ और आपके सिलेबस से रिलेटेड जो वीडियोज़ जो है अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप जा कर के देख सकते हो, आप इसे फॉलो कर सकते हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो जो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि केमिकल स्ट्रक्चर जो है हर एक इंसान का जो डीएनए होता है उसका केमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है। डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस जो है ऑर्डर ऑफ बेस पेयर्स में हो सकता है, वो भी हर जगह नहीं, कहीं कहीं। तो जो है सर्टेन बेस पेयर्स जो है के ऑर्डर्स जो है वो चेंज हो सकते हैं दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स में। ठीक है, और ये जो है जो बेस पेयर्स हैं, इनके जो सीक्वेंसेज हैं, इन्हीं बेस पेयर के सीक्वेंसेस के डिफरेंस के आधार पे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं। एक्चुअली बाय द यूजिंग ऑफ दीज सीक्वेंसेज, कौन से सीक्वेंसेज? जो कि डिफरेंट सीक्वेंसेज है, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के जो सीक्वेंसेज में जो डिफरेंसेज हैं, उन डिफरेंसेज के सीक्वेंसेज के आधार पे जो है हर एक इंडिविजुअल को, हर एक पर्सन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक खास बात यह है कि चूंकि इतने सारे मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स होते हैं, उन सबको जो है स्टडी करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उस केस में जो है क्या किया जाता है? उस केस में जो है पूरे के पूरे डीएनए स्ट्रेच का जो है बेस पेयरिंग पे ध्यान न दे करके एक जो है सॉर्टर या जो है शॉर्ट कट मेथड का यूज किया जाता है, जिसमें कि हम जो है डीएनए के रिपीटेटिंग जो है पैटर्न्स जो होते हैं, डीएनए के जो रिपीटेटिव पैटर्न्स होते हैं या रिपीटेटिव पैटर्न्स जो होता है डीएनए का, ठीक है, केवल उसको हम फोकस करते हैं और उसके आधार पे जो है हम जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो पैटर्न है, ये पैटर्न जो है एक्चुअली किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पैटर्न से उसके बारे में बताना जो है बहुत कुछ संभव नहीं है। तो हम करते क्या है कि हम दो अलग अलग सैंपल्स लेते हैं, एक सैंपल का दूसरे सैंपल के साथ जो है हम मैच कराने की कोशिश करते हैं और उसके आधार पे हम ये बताते हैं कि द इंडिविजुअल इज रिलेटेड पर्सन और नॉन रिलेटेड पर्सन टू द प्रोब। यानी एक ये सपोज दैट इंडिविजुअल ए है और उसका जो है बी के साथ रिलेशनशिप के बारे में हमें बताना है कि जो है ए इज रिलेटेड टू बी और नॉट। तो उस केस में हम ए और बी दोनों के सैंपल्स को जो है मैच कराते हैं और मैच करने के आधार पे हम बताते हैं कि ए जो है बी से रिलेटेड है या नहीं है। और यही जो है सारा प्रोसेस जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है कहलाता है। जो डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग होती है या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब हम करते हैं तो उसके लिए हम डीएनए के फ्रैगमेंट को जो है के पैटर्न को हम स्टडी करते हैं और कितने पैटर्न जो है मैच कर रहा है प्रोब से, उसको जो है हम फोकस करते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ करके ध्यान दो,
आइडेंटिकल ट्विंस जो कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, जो एक ही जाइगोट से डेवलप्ड जो दो ट्विंस होते हैं, उनको छोड़ करके बाकी कोई भी दो इंडिविजुअल जो होते हैं उनके जो है ये बैंड पैटर्न, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का जो बैंड पैटर्न है वो कभी भी जो है यूनिक नहीं हो सकता। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो टर्म है उसको इंट्रोड्यूस किया था एलेक्स जेफरी ने 1985 में। और जैसे बुक्स में या डिफरेंट जो है आइटम्स में, डिफरेंट मटेरियल्स में जो आप दुकान खरीद से सामान खरीदने जाते हो, उस पर जो बारकोड होता है, आप सबने बारकोड देखा है, वो बारकोड लाइक जो है पैटर्न जो है वो ही हम स्टडी करते हैं। जेनेटिक बेसिस की बात करें जरा हम, जो जेनेटिक्स का बेसिक्स है वो ये कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल ह्यूमन बॉडी में लगभग जो है अप्रोक्सीमेट 100 ट्रिलियन सेल्स पाई जाती हैं। व्हाट अबाउट द ट्रिलियंस? मिलियंस मीन्स होता है 10 to the power 6, बिलियंस मीन्स होता है 10 to the power 9 और ट्रिलियंस मीन्स होता है 10 to the power 12। तो 100 ट्रिलियन सेल्स मीन्स 100 into 10 to the power 12, इट मीन्स 1 into 10 to the power 14 के रेंज में सेल्स जो है ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स है। और हर एक सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। हर एक जो है सेल्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। और लगभग अगर हम बात करें तो 99.9% जो है ये क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं दो ह्यूमन बीइंग्स के बीच में। तो डिफरेंस कितना है, वेरिएशन कितना है? ओनली एंड ओनली 0.1%। और ये 0.1% जो है ही जो वेरिएशन है बेसिस में, इसी के आधार पे हम जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। और ऐसा एस्टिमेट किया जाता है, और आगे चल करके आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में देखोगे भी कि लगभग हमारे बॉडी में 20 to 30,000 जीन्स पाए जाते हैं। और ऐसा भी जो है ये माना जाता है कि हर जीन में लगभग हंड्रेड्स ऑफ एलील्स पाए जाते हैं। अब जरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो है इस टॉपिक में सर्टेन एब्रिविएशंस यूज होंगे जिनके बारे में हम पहले से डिस्कस कर लें। RFLP, RFLP मीन्स रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इनको जो है जहां जहां पे इनका यूज होगा, जहां जहां पे इनको टर्म यूज किया जाएगा, वहीं पे हम इनको समझाएंगे। VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। और PCR ऑलरेडी आप जान रहे हो, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। AMP-FLP, एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। AMP for amplified fragment length polymorphism, and STR short tandem repeats. So these are the different abbreviations that can be used during the study of DNA fingerprinting. एलिलिक डिफरेंस की जरा हम बात करें, ठीक है। जरा यहां देखो, करें कि रिपीट्स वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बट आर आल्सो इनहेरिटेड। जो एलिलिक डिफरेंसेस जो है वो रिपीट करता है, वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एलिलिक डिफरेंसेस, ठीक है। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में जरा देखें हम यहाँ पे, यहाँ देखो, अगर हम यहाँ देखें ये जो है मदर के लिए है और ये जो है क्या है जो है, अगर हम यहाँ देखें यहाँ पर ये 80 है
ये एटी है, ये मदर से आया हुआ और ये फादर से आया हुआ, ध्यान से समझो जरा। एम फॉर मैटरनल और पी फॉर पैरेंटल, ठीक है। तो जो है ये एम जो है मदर से आया हुआ और पी जो है फादर से आया हुआ, ये दो क्रोमोसोम से दोनों मिलकर के होमोलोगस क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो ये जो पेयर बनता है उसमें से एक क्रोमोसोम मदर से आया रहता है और एक क्रोमोसोम जो फादर से आया रहता है। तो ये मैटरनल हो गया, ये पैटर्नल हो गया। ये जो है ये दोनों जो हमारे जो है क्रोमोसोम्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यहाँ पे होमोजाइगस में देखो 80 दोनों का जो है सेम जीन लोकस है, सेम जीन लोकस पे ये जो है जीन्स पाए जा रहे हैं। अगर ये होमोलोगस होगा तो, होमोलोगस मीन्स होमोजाइगस की बात कर रहे हैं हम, नॉट होमोलोगस, होमोजाइगस जो बिल्कुल एक जैसे होंगे, ठीक है। और हेट्रोजाइगस का मतलब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है यहाँ 3 ही जीन दिखाई दे रहे हैं और इस पॉइंट पे देखो यहाँ पे 3 एलील दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है 5 एलील दिखाई दे रहा है, ये हेट्रोजाइगस है। ये भी हेट्रोजाइगस है, 4 यहाँ दिखाई दे रहा है, 3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी सेम जीन लोकाई पे जो है नंबर ऑफ जीन्स जो है अलग अलग हो सकते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में, लेकिन होमोजाइगस कंडीशन में जो है वो जीन्स जो है वो क्या होंगे, एक जैसे होंगे। तो ये एलिलिक डिफरेंसेस को बता रहा है। वेयर डू वी गेट द डीएनए, कहां कहां से या कौन कौन से सैंपल्स जो है हम डीएनए टेस्टिंग के लिए ले सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए ले सकते हैं। ब्लड ले सकते हैं, वो ड्राई भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है। बकल कैविटी से जो है चिक सेल्स ले सकते हैं जिनको आसानी से निकाला जा सकता है फोर्सेप की सहायता से। सीमेन ले सकते हैं, ठीक है, यानी मेल का जो जेनाइटल रिलीज है। हेयर रूट्स ले सकते हैं, सलाइवा ले सकते हैं और स्किन सेल्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग सैंपल्स हो सकते हैं जिनको कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले डीएनए का एक्सट्रैक्शन होगा, सबसे पहले डीएनए का एक्सट्रैक्शन होगा, देन जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू डाइजेशन कराएंगे हम, देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, देन आरएफ एलपी और पीसीआर होगा। अगर जो है कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसको एम्पलीफाई करेंगे, ठीक है। देन जो है हम क्या कराएंगे, हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑटो रेडियोग्राफी कराएंगे, देन डाटा को इंटरप्रेट करेंगे और देन जो है हम अपना इन्फ्लुएंसेस निकालेंगे। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स। डीएनए को हमने एक्सट्रैक्ट तो किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको जो है छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जो है हम उसे अपने पर्टिकुलर जो है जिसकी जरूरत हमें है जो है उसको जो है हम सेपरेट कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है आरएफएलपी या पीसीआर करेंगे। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। देन हाइब्रिडाइजेशन होगा जिसमें कि हम प्रोब से मैचिंग कराएंगे। ऑटो रेडियोग्राफी और हाइब्रिडाइजेशन ये दोनों प्रोब से मैचिंग का जो है टेक्निक है। और फिर उसके बाद जो है हम डाटा इंटरप्रेट करेंगे कि ये डीएनए जो है किसका है, डीएनए जो है रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स। जरा देखो इन्हीं स्टेप्स की बात हम करते हैं यहाँ पे। ये बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस क्या क्या हो सकता है, हेयर हो सकता है, ड्राइड ब्लड हो सकता है, फॉसिल्स बोन्स हो सकते हैं, ठीक है, सॉलिड टिश्यूज हो सकते हैं, माउथ वॉश फ्लूइड हो सकता है। माउथ वॉश फ्लूइड जो है जब हम करते हैं तो जो है चिक सेल्स जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं कई बार, ठीक है। ब्लड हो सकता है, फ्लैश सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जो है ये जो है डिफरेंट जो है सोर्स ऑफ सैंपल हो सकते हैं जहां से जो है हम लेते हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो, इसे समझने की कोशिश करो। अगर हम देखें प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लिक और न्यूक्लियाई एंड और माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ से जो है हमने माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियाई को बाहर निकाला जिसमें उसका अपना डीएनए होगा, ठीक है। यहाँ से भी जो है हम वही काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है देखो यार यहाँ पे जो है प्रोटीनेज और डिटर्जेंट ट्रीटमेंट करते हैं सबसे पहले। जैसे डीएनए आइसोलेशन हमने पीछे पढ़ा था वैसे आइसोलेशन ऑफ डीएनए के जो है डिफरेंट जो है स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। हाई साल्ट और फिनॉल ट्रीटमेंट करते हैं, इथेनॉल प्रेसिपिटेशन करते हैं जिससे कि हमारा डीएनए अलग हो सके और उसके बाद हमें एक्यूवस सॉल्यूशन ऑफ डीएनए मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने क्या किया, डीएनए को आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करने के बाद हम जो है इसकी बॉयलिंग कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हैं, ठीक है।
और इसके साथ साथ जो है क्या कर सकते हैं, जो है रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन कर सकते हैं, यानी रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के थ्रू जो हम डिफरेंट जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, फिर उसे एनालाइज करते हैं डीएनए प्रोब से। तो ये प्रोसेस जो है हम अपनाते हैं दोनों के लिए, सैंपल के लिए भी और प्रोब के लिए भी। अब इसी में एक टेक्निक आती है जो हमने जो है पिछले वीडियो में आपसे बात भी की थी, जो है नॉर्दर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट, सदर्न ब्लॉट, दीज आर द डिफरेंट ब्लॉट टेक्निक्स जिनका कि हमें यूज करना होता है। क्या करना होता है? सदर्न ब्लॉट इज वन वे टू एनालाइज द जेनेटिक पैटर्न विच अपीयर्स इन पर्सन डीएनए, परफॉर्मिंग ए सदर्न ब्लॉट इन्वॉल्व्स। पहले तो ये जान लो कि सदर्न ब्लॉट एक टेक्निक है जिसके आधार पे जो है हम ये बताते हैं कि जिस पर्सन से जो है जेनेटिक पैटर्न को लिया गया है या जीन को लिया गया है, क्या वो उस पर्सन के जो है जेनेटिक पैटर्न के साथ जो है मैच करता है या नहीं करता है। ठीक है। और जो सदर्न ब्लॉट के अंदर जो है हम क्या चीजें और यूज करते हैं, सबसे पहले बोल रहा है कि आइसोलेटिंग द डीएनए इन रिक्वेस्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेलुलर मटेरियल इन द मसल्स। दिस कैन बी डन आइदर केमिकली बाय यूजिंग ए डिटर्जेंट टू वाश द एक्स्ट्रा मटेरियल फ्रॉम डीएनए और मैकेनिकली by applying large amount of pressure in order to squeeze out the DNA। हम यहाँ पे दो तरह के जो है तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, but these two ways are dependent upon the blood। अब इस सदर्न ब्लॉट में करते क्या है कि कटिंग द डीएनए इनटू सेवरल पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस, दिस इज डन यूजिंग वन और मोर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। यानी डीएनए के जो है डिफरेंट जो है साइजेस कट कर देते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करके। वो एक एंजाइम भी हो सकता है और एक से अधिक एंजाइम भी हो सकता है। अब ये जो आइसोलेशन हमने किया, ठीक है, इस आइसोलेशन में जो है करने के बाद जो है डीएनए को जो है हमने सेवरल पीसेस में किया और जो है वो एंजाइम्स के हेल्प से जो है हमने कट किया। और कट करने के बाद जो है उसको क्या करेंगे हम, सॉर्टिंग ऑफ डीएनए पीसेस बाय साइज, सॉर्टिंग करेंगे डीएनए पीसेस को साइज के अकॉर्डिंग, साइज जिसे हम साइज फ्रैक्शनेशन कहते हैं। और ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू होता है। ऑलरेडी आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ चुके हो, किस तरह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जो है हम डीएनए के डिफरेंट फ्रैगमेंट्स को अलग अलग करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू एनोड और कैथोड के बीच में हम करने की कोशिश करते हैं। तो वो सब कुछ हम करेंगे, ठीक है। और करने के बाद जो है डीएनए जो है हम के पीसेस जो है हमारे अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब जो है इतना कुछ होने के बाद डीएनए के जो है दो, यहां पे अब देखो इस डायग्राम को देखो, ये टेस्ट डीएनए सैंपल है और ये जो है प्रोब डीएनए है। भाई पहले ही हमने बता दिया कि डीएनए जो है एक डीएनए को हम स्टडी नहीं करते हैं बल्कि एक प्रोब लेते हैं जिसके साथ मैच कराने की कोशिश करते हैं। जनरली क्यों करते हैं? पेरेंटल डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए करते हैं, या जो है क्राइम सीन से जो है जो सस्पेक्ट्स के जो सैंपल्स मिलते हैं उसके आधार पे जो है हम उसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं या मैच करने की कोशिश करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू जो है हमने डीएनए के डिफरेंट पीसेस काटे और काटने के बाद जो है हमने क्या किया, उसको जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जो है हम अलग अलग कर लिए, ठीक है। और इसमें माइग्रेशन जब होता है तो हाई मोलिकुलर वेट से जो है लो मोलिकुलर वेट की तरफ होता है। देखो इधर ये जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। जब हम इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं तो ये जो वेल्स हैं, इन वेल्स से होकर के जो है डीएनए आगे की तरफ बढ़ता है। जो हाई मोलिकुलर वेट वाला होगा वो ज्यादा मूव नहीं करेगा, जो लो मोलिकुलर वेट वाला होगा ज्यादा मूव करेगा। और इसको जो है हम डीनेचुरेट करते हैं एल्कली के अंदर और अप्लाई करते हैं नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन का मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर इसकी जो है छाप या इसका जो है प्रिंट आ जाए। ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस जो है यहाँ पे हम प्रोब डीएनए के लिए करते हैं। प्रोब डीएनए में बस अंतर इतना ही होता है कि यहाँ पे हम लेबल करते समय रेडियोएक्टिव लेबलिंग करते हैं, यानी रेडियोएक्टिविटी जो है शो होती है। हीट से डीनेचर करेंगे और यहाँ पे जो हमें सैंपल मिलेगा, ये जो है पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमें सैंपल मिलेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो सैंपल मिलेगा इसके ऊपर ये नायलॉन की शीट को जो है रख देते हैं ऊपर, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर हो गए, नीचे जो है और जो प्रोब का डीएनए है और ऊपर जो है हमारा सस्पेक्ट का डीएनए है, ठीक है। अब वो दोनों को जो है एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद जो हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसमें हम देखेंगे कि वो कितने एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। जो मैच करेंगे वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, जो मैच नहीं करेंगे वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे।
ठीक है, और इस तरह से जो है हम जो है फिल्म को जो है डेवलप कर लेंगे। तो ये जो प्रोसेस था ये जो है सदर्न ब्लॉट टेक्निक था। इसी तरह से और भी जो है डिफरेंट जो है ब्लॉटिंग टेक्निक्स होते हैं। ठीक है, डीएनए को जब हम डीनेचर करते हैं, खासतौर से प्रोब के डीएनए को, तो उसे जो है हम हीट करते हैं जिससे कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है, और फर्दर उसकी ब्लॉटिंग करते हैं जिससे कि जो है अलग अलग बैंड हमें मिलते हैं और उस ब्लॉटिंग का जो है हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म या वेरिएशन जो होता है का मतलब ये होता है कि अलग अलग तरीके का जो है एक ही मटेरियल का पाया जाना है। यहां पे जो है पहला है VNTR, जिसे हम मिनी सैटेलाइट्स भी कहते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ठीक है, और इसमें रिपीटेटिव सीक्वेंसेस जो होते हैं वो जो है लगभग 25 जो है बेस पेयर के हो सकते हैं। जैसे यहां देखो, ये जो है अगर हम देखें ACAGGG TGTGGGG, और फिर जो है ये अपने आप को रिपीट कर रहा है ACAGGGG TGTGGGG। तो ये जो है ये एक कलर जो है एक सीक्वेंस को शो कर रहा है, दूसरा कलर जो है वो इस दूसरे सीक्वेंस को शो कर रहा है। ये दोनों सीक्वेंसेस सेम हैं। यहां पे इतने के बाद जो है एक मिनट, इतने के बाद जो है ये अपने आप को जो है रिपीट कर रहा है। या यहां देखो AGTAG TAG TAG TAG, यहां पे जो है TAG जो है क्या है अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। जो शॉर्ट टेंडम रिपीट्स होते हैं उनमें जो है रिपीटेटिव सीक्वेंसेस जो होते हैं वो 13 बेस पेयर तक के हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो जो है ये हो गया हमारा VNTR और माइक्रो सैटेलाइट्स का स्ट्रक्चर। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को यहां पे दिखा रहा है, सेम वही चीज जो हमने बताया। नेक्स्ट है मेकिंग ए रेडियोएक्टिव प्रोब। ये जो मेकिंग ए रेडियोएक्टिव प्रोब है ये क्या है? एक्चुअली सदर्न ब्लॉट को एनालाइज करने के लिए हम एक रेडियोएक्टिव जेनेटिक प्रोब का फॉर्मेशन करते हैं या यूटिलाइजेशन करते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन को परफॉर्म करता है। यानी वो प्रोब जिसके ऊपर जो है नायलॉन की शीट के थ्रू जो है हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को, डीएनए के फिंगरप्रिंट्स को रखते हैं, वही लेयर जो है क्या है हमारा जेनेटिक प्रोब है। और उस जेनेटिक प्रोब में जो रेडियोएक्टिव मटेरियल्स डालते हैं ताकि जो है हमें दूर से ही दिखाई दे कि जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। X-ray is taken of the southern blot after the radioactive probe has been allowed to bond with the denatured DNA on the paper. Only the areas where the radioactive probes bind will show on the film. तो कुल मिलाकर के जो है यहाँ पे हम एक प्रोब बनाते हैं जिसमें रेडियोएक्टिव जो है मटेरियल्स की लेवलिंग करते हैं, और जो इसका जो है एक पार्ट है जिसको कि जो है हम यूज कर रहे हैं प्रोब के रूप में है, उसमें रेडियोएक्टिव टैगिंग करने के बाद जो है क्या होगा कि जब हम एक्सरे फिल्म पे या नायलॉन की शीट को इसके ऊपर रखेंगे तो जो है आसानी से जो है उस शीट के ऊपर जो है नीचे वाली चीजें भी विजिबल होंगी। ठीक है, तो इसके आधार पे हम आइडेंटिफाई करते हैं जो है प्रोब को। ठीक है, अब लुक हियर, यहां पे देखो एक जो है पहला सैंपल है हमारा, ये दिस इज द फर्स्ट सैंपल। एक मिनट, दिस इज द फर्स्ट सैंपल एंड दिस इज सेकंड सैंपल। इन दोनों सैंपल्स को अगर हम देखें तो ये तीनों जो है ये बैंड जो होते हैं वो इन तीनों के साथ जो है मैच कर रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से जो है हम हाइब्रिडाइजेशन को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो गया, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो आगे का प्रोसेस है उस आगे के प्रोसेस को जो है हम
कल देखेंगे। आज जितना अभी हमने दिखाया पढ़ाया उतना जो है आपको जो है एक बार देखना है वीडियो, देखने के बाद जो है उसको स्टडी करना है, ताकि जो है नेक्स्ट कमिंग डे पे जो है हम बात कर सकें इस पे। और जो बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस वीडियो है वो अगले पार्ट के रूप में जो है पब्लिश होगा, क्योंकि एक बार में जो है ये काफी लंबा हो जाएगा और आपको समझने में जो है दिक्कत आएगी। तो दिस इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पार्ट 1, ठीक है। और उसके बाद जो है बाकी चीजें जो है हम अगले टर्म पे देखेंगे।